काफ़ी लंबे अंतराल बाद आज मैं आपके सामने उपस्थित हुई हूँ एक बेहतरीन किताब की समीक्षा को लेकर, जिसे मैंने पिछले साल पढ़ा था, लेकिन कुछ कारणवश मैं उसका रिव्यू नहीं दे पाई थी। अब वो समय आ गया है कि उस किताब की हम चर्चा करें, क्योंकि मंगलूरु विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में भी उस किताब को रखा गया है। और उस किताब का नाम है समय सरगम, जिसकी लेखिका है कृष्णा सोबती जी। जी हाँ दोस्तों, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त कृष्णा सोबती द्वारा लिखित समय सरगम की चर्चा हम करेंगे। और इसका प्रकाशन 2000 ईस्वी में हुआ था। उससे पहले मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पर। अगर आप किताब पढ़ने का शौक़ रखते हैं तो ये चैनल आप ही के लिए है। कृपया इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक भी करें। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित सुप्रसिद्ध लेखिका कृष्णा सोबती जी का जन्म 18 फरवरी 1925 को गुजरात में हुआ। इनका जो जन्म स्थान देश विभाजन के बाद पाकिस्तान के हिस्से में चला गया। देश विभाजन के बाद ये दिल्ली में रहकर ही साहित्य सेवा करती रहीं। इनका जो कहानियों का संकलन है, इसे बादलों के घेरे में संकलित किया गया है, यानी बादलों के घेरे इनका कहानी संकलन है। इसके अलावा इन्होंने कुछ लघु उपन्यास लिखे हैं। डार से बिछुड़ी, मित्रों मरजानी, तीन पहाड़, यारों के यार, ये लड़की, ये सब इनकी लघु उपन्यास या फिर लंबी कहानियां कह सकते हो आप। सूरजमुखी, अंधेरे के, जिंदगी नामा, दिलो दानिश, समय सरगम, गुजरात पाकिस्तान से गुजरात हिंदुस्तान, ये सब इनके चर्चित उपन्यास हैं। इन्होंने संस्मरण विधा पर भी अपनी कलम चलाई है। हम हशमत 3 भाग में है। इसके अलावा सोबती सोहबत, शब्दों के आलोक में, ये सब इनके संस्मरण साहित्य से संबंधित किताबें हैं। यात्रा वृत्तांत से संबंधित एक किताब मिलती है जिसका नाम है बुद्ध का कमंडल लद्दाख। दोस्तों, कृष्णा सोबती को जिंदगी नामा के लिए 1980 ईस्वी में केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। इसके अलावा इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार 2017 में मिला है, आप सभी जानते हैं। 2019 को इन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। ये रहा छोटा सा परिचय कृष्णा सोबती जी का। कृष्णा सोबती जी का यह उपन्यास 2 सदियों को, यानी हमारी पुरानी पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी को समेटता हुआ और उनमें हो रहे बदलावों को शामिल करता हुआ दिखाई देता है। इस उपन्यास में संयुक्त परिवार के भीतर और बाहर वरिष्ठ नागरिकों के प्रति उपेक्षा, उदासीनता को समय सरगम के अंतर्निहित किया गया है। उपन्यास में जो भी पात्र हैं सभी वयोवृद्ध हैं, यानी वरिष्ठ नागरिक हैं। उपन्यास की नायिका अरण्या पेशे से एक लेखिका है, अकेली औरत है, क्योंकि उसने अपना जीवन अकेले काटने का फैसला कर लिया है। वो पेशे से एक लेखिका है, ख्यालों से वो बहुत जवां है, आयु से बूढ़ी ज़रूर है। उसकी पहचान नायक ईशान से हो जाती है। ईशान एक विदुर है। उसका पुत्र यानी लवी, उसकी मृत्यु हो चुकी है। ईशान परंपरागत ढांचे में ढला हुआ व्यक्ति है, लेकिन वो एक अच्छा मित्र है। ईशान का तो पारिवारिक इतिहास इस उपन्यास में दिखाया गया है, लेकिन अरण्या का पारिवारिक इतिहास गायब सा दिखाई देता है। कभी कभी उसके पिता की स्मृतियां उसे पारिवारिक बनाती। समय सरगम उपन्यास में कृष्णा सोबती जी ने अरण्या द्वारा हमें यह बताने का प्रयास किया है कि विवाह व्यक्ति के लिए अनिवार्य नहीं है। व्यक्ति बिना विवाह के भी वैयक्तिक और सामाजिक परिव्याप्ति को प्राप्त कर सकता है। अरण्या परिवार में विश्वास नहीं रखती। वो समझती है, यानी उसका मत है कि परिवार के घुटन भरे माहौल में व्यक्ति का विकास संभव नहीं है। ईशान भाग्यवादी, नियतिवादी, एक रिटायर्ड ऑफिसर हैं, लेकिन उनको कोई आर्थिक संकट नहीं है। उनको अपने बेटे का गम सताता रहता है। बेटियां दोनों उनसे दूर रहकर पढ़ाई करती रहती हैं। जब भी उन्हें अपने बेटे का गम ज़्यादा सताने लगता है तो वे अपने बेटे द्वारा लिखी गई चिट्ठियों को पढ़कर समय काटने की कोशिश करते रहते हैं। ईशान दर्शन, आत्मा परमात्मा, इन विषयों में रुचि रखते हैं। ईशान और अरण्या के विचार अलग हैं। जीवन के इस मोड़ में दोनों की मुलाकात हुई है, वो उन दोनों के जीवन को थोड़ा बहुत हरा भरा कर देती है।
अरण्या और ईशान दोनों एक ही कॉलोनी में रहते हैं। ज़्यादातर अपना समय एक दूसरे के साथ काटने का प्रयास करते हैं। अरण्या छोटी छोटी चीज़ों में अपनी खुशियाँ ढूंढने का प्रयास करती है। उसे जीवन से यानी मरने से कोई उसे डर नहीं है। एक बार अचानक ईशान को दिल्ली से बाहर जाना पड़ता है। घर से बाहर जाने से पहले वे अपने घर के बिल भर नहीं पाए थे, इसीलिए वो बिल भरने के लिए अरण्या से मदद मांगते हैं। अरण्या को बिल के पैसों के साथ वसीयत के कागजात भी दे जाते हैं। वसीयत के कागजात देने का उद्देश्य था, अगर उन्हें यात्रा में कुछ हो जाए तो वसीयत के कागजात को अरण्या उनके दोनों पुत्रियों को दे दे। दमयंती ईशान और अरण्या की दौर की है। दमयंती के पति की मृत्यु के पश्चात वह अपना ज़्यादातर समय साधु महात्माओं के बीच में काटने का प्रयास करती है, यानी आध्यात्म में बिताने का प्रयास करती है। दमयंती ईशान की मित्र हुआ करती थी। दमयंती का अपना खुद का मकान है, उसके बेटे बहुएं भी हैं, लेकिन उसका अपने घर में कोई हक नहीं है। बेटे बहुएं उसका तिरस्कार करते हैं। दमयंती अपने घर में ही परायों जैसा जीवन व्यतीत करने के लिए मजबूर है। उसके पीछे उसके नौकर माधव को लॉकर की चाबी के लिए उसके बेटे परेशान करते हैं। वह अपने घर में ही अलग खाना पकाकर खाने के लिए मजबूर है। दमयंती के इस हालात को देखकर कृष्णा सोपति जी ने स्त्री के अस्तित्व के बारे में प्रश्न किया है कि माँ सिर्फ ममता ही है क्या? क्या उसके अस्तित्व और व्यक्तित्व के सूत्र अब भी पिता, पति और पुत्र के हाथों में है? दमयंती को अरण्या और ईशान दोनों काफ़ी हौसला बढ़ाते हैं, लेकिन कुछ समय पश्चात दमयंती की मृत्यु हो जाती है। दमयंती की मृत्यु की खबर उसका नौकर माधव ईशान को दे देता है। दमयंती की कारुण्य भरित मृत्यु का रूप भी, यानी मृत्यु की घटना को बहुत कारुण्य भरित रूप में लेखिका ने इस उपन्यास में दिखाया है। ईशान और अरण्या की एक और दोस्त है जिसका नाम है कामिनी। कामिनी अरण्या की तरह अविवाहिता है जो पारिवारिक हिंसा का शिकार हुई है। उसके भैया भाभी उसकी जायदाद हड़पना चाहते हैं। उसके घर के कागजात के पीछे वे पड़े हुए हैं। बाहरी रूप से वे उसके देखभाल के नाटक करते रहते हैं। कामिनी यह जानती है कि उसके भैया भाभी उसके देखभाल का नाटक कर रहे हैं। कामिनी की देखभाल के लिए वे कुक्कू नामक महिला को रखते हैं। वो उसकी देखभाल करती है, साथ ही उसके बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारे उसके भैया भाभी को देती रहती है। अचानक उसके घर के कागजात गायब हो जाते हैं। कामिनी यह बात अरण्या और ईशान को बताती है। उसे दवाई के बदले में नींद की गोलियां मिलाकर उसके भैया भाभी देते रहते हैं, जिससे वो हमेशा बेसुध पड़ी रहती है। कामिनी के घर से आने के बाद अरण्या बहुत परेशान हो जाती है और उसे डर भी सताने लगता है। वो ईशान से कहती है कि हम सब कर्म में स्वतंत्र हैं, फल पाने में परतंत्र। उपन्यास में थोड़ी बहुत प्रासंगिक राजनीति से जुड़ी हुई घटनाएं भी चलती रहती हैं। उपन्यास में दिखाया है कि कामिनी और दमयंती को ज़्यादा बुढ़ापे ने घेर रखा है, परंतु अरण्या अपने आप को आज भी अपने युवा समझती है, क्योंकि वो लेखिका है और पारिवारिक झंझटों से मुक्त है। किंतु ईशान परिवार को सुरक्षा की नींव समझता है। दोनों का जन्मदिन, यानी ईशान और अरण्या का जन्मदिन एक ही दिन है। वो दोनों अपने जन्मदिन को मनाने के बारे में सोचते हैं। ईशान के घर में जन्मदिन को मनाने का विचार होता है और ईशान के घर में सारे मित्रों को बुलाया जाता है। अरण्या अपने जन्मदिन पर 2 केक लेकर आती है और वो कहती है कि ईशान से हम दोनों का जन्मदिन एक दिन ज़रूर है, लेकिन हम दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं। ईशान का नौकर अरण्या ने लाया हुआ केक को कचरे में डाल देता है। अरण्या नाराज़ होकर अपने फ्लैट वापस चली जाती है। अरण्या अपने घर के फ्लैट
को लेकर चिंतित है, उसके ठीक ठाक कागजात भी नहीं है, उसे बेचना चाहती है, ऊपर से उस फ्लैट पर लोन भी है। वो इस बारे में, इस समस्या को लेकर ईशान से चर्चा नहीं करती या उसकी मदद भी नहीं लेती। वो समझती है कि यह उसकी परेशानी है और अंततः वो सोचती है कि उस फ्लैट को बेचकर अपनी सहेली विनीता के यहाँ रहने का इंतज़ाम कर लेगी। यह बात ईशान को पता चल जाती है। ईशान अरण्या को अपने यहाँ रहने के लिए अनुरोध करता है। ईशान से अरण्या एक दिन का वक्त मांगती है। फिर वो अरण्या ईशान के यहाँ रहने के लिए मान भी जाती है। यहाँ पर दोनों के विचार अलग है, दोनों अलग अलग मतभेद के व्यक्ति हैं। वो समझते हैं कि हमने काफ़ी समय खो दिया है साथ में रहकर भी एक दूसरे को समझने के लिए। अब वो साथ में उसके साथ रहने का फैसला करती है। ईशान और अरण्या के बीच में एक ही समानता है कि वे दोनों मृत्यु से डरते नहीं हैं। परस्पर निजता में हस्तक्षेप किए बिना समय की सरगम को गाते हैं और सुनते हैं और एक साथ जीने का प्रयास करते हैं। कृष्णा सोबती जी ने इस उपन्यास में सयानों के प्रेम को अनोखे ढंग से चित्रित किया है और भारतीय समाज में प्रेम किस प्रकार सयानों के लिए समाज शास्त्रीय विवेचन की वस्तु बन गया है, उसके बारे में भी इस उपन्यास में हमें देखने को मिलता है। कृष्णा सोबती जी ने इस उपन्यास में बुजुर्गों की उलझने, उनके मानसिक द्वंद्व, उनके संघर्ष, उन सब चीज़ों को, उनकी मृत्यु, ये सारी चीज़ों को उन्होंने दार्शनिक चिंतन के रूप में दिखाने का प्रयास किया है, यानी रेखांकित किया है। इसके अलावा स्त्री किस प्रकार बदल रही है, उसकी सोच बदलती हुई नारी हमें इस उपन्यास में देखने को मिल सकती है। नारी की सजगता को भी चित्रांकित किया है। इस उपन्यास को देखा जाए तो कुल मिलाकर वृद्धों से जुड़ा हुआ ये उपन्यास है, एक बेहतरीन उपन्यास है। इसमें करुणा है, इसमें स्त्री की एक अलग सोच है। इस उपन्यास को सभी को पढ़ना चाहिए दोस्तों। काफ़ी कुछ जानने को मिल सकता है कृष्णा सोबती जी की। शायद हो सकता है इसमें उनकी निजी व्यक्तित्व भी यहाँ पर उजागर हुआ है, मुझे ऐसा लगता है। यह बस इतना ही इस उपन्यास का सारांश। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। एक एक पात्र को जानने के लिए इस उपन्यास को पढ़ना ज़रूरी है। पढ़ते रहिए। बस इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट किताब के साथ मैं बहुत जल्दी हाजिर होंगी। अब मुझे वो गलती नहीं करनी है कि काफ़ी लेट में वीडियो अपलोड करती हूँ या डालती हूँ। किताबें तो पढ़ती रहती हूँ। नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्दी आपके सामने आऊँगी। धन्यवाद।